हेलो एवरीवन। जैसे कि यूपीएससी सीएमएस का भी एग्ज़ाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो मैं अब सर्जरी पार्ट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि मैंने इसमें हर क्वेश्चन को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आपको मतलब कुछ हद तक तो ये टॉपिक्स याद हो जाएंगे। और हर टॉपिक के एंड में मैं एक ट्रिक भी दूंगा उसे याद करने के लिए, ताकि वो आप याद रह जाए वो आपको टॉपिक। एंड हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर ऑप्शन को देखेंगे कि क्यों करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, एंड इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। इस तरीके से मैं पढ़ता था एंड मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 भी नेक्स्ट वीडियो में है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वी विल डिस्कस यूपीएससी सीएमएस पेपर 2 सर्जरी पार्ट। टोटल 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 10 इजी क्वेश्चंस थे, 15 to 20 वर मॉडरेट एंड 10 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। तो हम बहुत ही डिटेल्ड में अच्छे से, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं आपको भी उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब रिपीटेड टॉपिक्स की बात करते हैं। में हेमरॉइड्स, पाइलोनाइडल साइनस से एक क्वेश्चन था, गॉल ब्लैडर से 2 क्वेश्चन थे, रेक्टम एनल कैनाल से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इस बार नहीं था। अपेंडिसाइटिस से भी एक क्वेश्चन था जो कि हमेशा आते हैं। हाइपर पैराथायराइडिस से एक क्वेश्चन था, सूचर से भी क्वेश्चन था, एंड हाइपोस्पेडियस पे कॉमनेस्ट साइट पे एक क्वेश्चन था। इसोफेजियल कैंसर मल्लम पार्टी क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन था, मतलब पट्टी स्कोरिंग जो होता है एयरवे डिजीज़ के लिए। एटीएलएस पे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे एटीएलएस पे। बर्चियारी सिंड्रोम पे क्वेश्चन था, स्प्लेनिक आर्टरी एन्यूरिज्म पे क्वेश्चन था, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पे एक क्वेश्चन था, लेट डंपिंग सिंड्रोम पे। एंड अदर टॉपिक्स आर, जो कि मैंने लास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस करके आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्रिक कैंसर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, डंपिंग सिंड्रोम जैसे मैंने बताया इस बार एक क्वेश्चन था लेट डंपिंग सिंड्रोम पे, वेरिसेल ब्लीड, कॉलिसिस्टाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोरेक्टल कैंसर्स, हाइड्रोसील, हर्निया एंड इट्स टाइप्स, रीनल स्टोन, बीपीएच, थायराइड कैंसर, न्यूमोथोरेक्स, बर्न एंड क्लासिफिकेशन एंड शॉक एंड सेप्सिस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है और हम सारे क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्ड में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये देखेंगे कि मतलब क्या पूछा गया है, डायग्नोसिस हमने कैसे बनाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। इस तरीके से हम पढ़ते हैं और इस तरीके से ही मैं पढ़ता हूँ और मैं आपको समझाने की इस तरीके से कोशिश करूँगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू डिस्कस यूपीएससी सीएमएस पेपर 2 सर्जरी पार्ट। देयर विल बी 40 questions. 10 were easy, 15 to 20 were moderate, and 10 is of difficulty. I had discussed the repeated topics: uh, hemorrhoids, pilonidal sinus, rectum, anal canal, gallbladder, bile duct, appendicitis, hyperparathyroidism, sutures, hypospadias, esophageal cancer, Malapati classification, ATLS, B, Budd-Chiari syndrome, splenic artery aneurysm, and other topics were gastroesophageal reflux disease, गैस्ट्रिक कैंसर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, डंपिंग सिंड्रोम से एक क्वेश्चन था इस बार, वेरिसेल ब्लीड से भी एक क्वेश्चन था जो कि पीट्स पार्ट में दिया था, कॉलिसिस्टाइटिस, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलोरेक्टल कैंसर, हाइड्रोसील, हर्निया एंड टाइप्स, रीनल स्टोन, बीपीएच, थायराइड कैंसर, न्यूमोथोरेक्स, बर्न एंड क्लासिफिकेशन, एंड शॉक एंड सेप्सिस. Now come to the first question of surgery. Which of the following are correct regarding late dumping syndrome?
It usually option 1, it usually occur during second hour after meal. It is correct. It lasts for 30 to 40 minutes. Correct. And major symptoms were tremors, faintness, and prostration. This is correct. So correct answer will be first, second, third. Now we will discuss the difference between अर्ली डंपिंग सिंड्रोम एंड लेट डंपिंग सिंड्रोम. अर्ली 5 से 10% में होता है, लेट 5% में होता है. अर्ली ऑलमोस्ट इमीडिएट, नाम से समझ में आ रहा है कि तुरंत ही होता है. लेट मतलब थोड़ा बाद में होगा, तो ये 2 आवर्स बाद होता है. अर्ली एंड लेट दोनों का ड्यूरेशन ऑफ अटैक 30 to 40 मिनट्स होता है. ये अर्ली रिलीव्ड बाय लाइंग डाउन एंड लेट खाना खाने से रिलीव्ड हो जाता है. इसमें एग्रीवेशन की बात करें तो जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम वो एग्रीवेट कर जाता है, और लेट जो है एक्सरसाइज से एग्रीवेट करता है. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वर फूड इन अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, बड़ा एग्रीवेट बाय, ठीक है. स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिच ये दिक्कत करता है. लेट में सेम फूड एंड ये स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिच वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है. अर्ली में शुरुआत में क्या सिम्टम्स फील होंगे? एपिगेस्ट्रिक फुलनेस होगा, है ना, स्वेटिंग होगी उसे, लाइट हेडेडनेस लगेगा, टेकिकार्डिया, कॉलिक, सब टाइम्स डायरिया भी सिम्टम हो सकता है. एंड लेट में शुगर कम होने की वजह से ट्रेमर्स, फेंटनेस, प्रोस्ट्रेशन ये सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. अब इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं. कुछ पेशेंट्स में ये दोनों सिम्टम्स दोनों एक साथ भी हो सकते हैं. ठीक है. अर्ली डिप एंड हाईली सिलेक्टिव वेगोटोमी में भी ये होता है. पेशेंट आता कैसे है? स्मॉल बाउल फिल्ड विद फूड स्टफ फ्रॉम द स्टोमक. तो हाई ऑस्मोटिक लोड होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो सर्कुलेशन से जीआई ट्रैक में आ जाएगा. तो पैक्ड सॉल्ट वॉल्यूम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लूइड कम हो गया ना वहाँ पे. तो सिम्टम्स क्या होंगे इसमें हम पढ़ चुके हैं, लाइट हेडेडनेस, स्वेटिंग, है ना, ये सब सिम्टम्स होंगे. ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस करेंगे. स्मॉल रेगुलर मील्स जो कि फैट और प्रोटीन में रिच होंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें अवॉइड करना है. ठीक है. अदर मेडिकेशंस में ऑक्ट्रोट्राइड हम यूज़ कर सकते हैं, और बाकी और सर्जरी भी की जा सकती है. सर्जरी में पायरोप्लास्टी, है ना, मे बी टेकन, जिनमें गैस्ट्रोएंटेरोस्टोमी हो रखी है उनमें क्या कर सकते हैं, पायरोप्लास्टी. एंड रॉक्स एंड वाई रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी भी की जा सकती है. ठीक है. रॉक्स एंड ईवाई रिकन्स्ट्रक्शन का ये डायग्राम दिया है इसमें. ठीक है. लेट डंपिंग सिंड्रोम की बात करें तो लेट डंपिंग सिंड्रोम हाइपोग्लाइसेमी की वजह से होता है, रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमी एक तरीके का. तो इसमें इसीलिए जो सिम्टम्स है वो फेंटनेस, ट्रेमर, प्रोस्ट्रेशन, ये सिम्टम्स आते हैं. इसमें होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो लोड है वो स्मॉल बाउल में, तो जो प्लाज्मा ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा. प्लाज्मा ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन बढ़ेगा, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर देगा. सेकेंडरी हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से ये सब होता है. ठीक है. और ट्रीटमेंट में इसमें भी ऑक्ट्रोट्राइड यूज़ कर सकते हैं. हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर था, है ना. ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ कह रहा है, ये सेकंड आवर में होता है लेट डंपिंग सिंड्रोम, है ना. इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि हमें लेट डंपिंग, है ना, तो ये सेकंड आवर में होता है 30 से 40 मिनट्स. एंड सिम्टम्स ट्रेमर, फेंटनेस एंड प्रोस्ट्रेशन मतलब मेजर सिम्टम्स. ठीक है. और ये रिलीव वाला पॉइंट गलत था, क्योंकि वो रिलीव कैसे किया जाता है, बाय फूड, है ना, नॉट बाय लाइन डाउन. ठीक है. तो इतना डिटेल फिर टाइम वेस्ट होता है, तो हम डायरेक्ट नेक्स्ट पे पढ़ते हैं. अगर आपको ज़्यादा डिटेल डिस्कशन चाहिए, है ना, तो आप मेरे को बता सकते हैं उस क्वेश्चन को कमेंट में. आई विल डिस्कस, मैं उसका शॉर्ट बना दूंगा उस क्वेश्चन का डिटेल बनाने के लिए. लास्ट टाइम मैंने पीट्स बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन किया था, तो वो वीडियोस काफ़ी लेंदी हो गई थी. अब ये गलती नहीं करेंगे, मैं जल्दी इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद लॉन्ग स्टैंडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज.
देखो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में होता क्या है, गैस्ट्रिक आउटलेट पेशेंट क्या होता है, रिकरेंट वॉमिटिंग के साथ आता है। रिकरेंट वॉमिटिंग के साथ तो HCl जो है वो बाहर आ जाएगा। तो HCl रिमूव फ्लश आउट हो रहा है ना। तो उसकी वजह से जो क्लोराइड कम हो रहा है तो हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होता है ना। और ये बार बार वॉमिटिंग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है। हाइपोनेट्रीमिया इसको बॉडी क्या करती है, तो बॉडी अपना रिस्पॉन्स भी दिखाएगी, तो बॉडी सोडियम को रिटेन करने की कोशिश करती है एंड H+ को लॉस कराती है इसलिए, एंड और K+ को लॉस कराती है। ठीक है, तो K+ को भी लॉस करा रही है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोकैलीमिया हो जाता है। हाइपोकैलीमिया और H+ लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से पैराडॉक्सिकल एसिडुरिया हो जाता है एट द एंड। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट पूछा है ना। मैंने बोला था ना कि नॉट करेक्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें करेक्ट नॉन करेक्ट पे ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलोसिस इज द मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी, ये सही है। बायोप्सी हमें करनी चाहिए टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी, करेक्ट है। मेडिकल थेरेपी नो रोल, ये गलत है। हम मेडिकल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह और प्रेजोल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर है ना। ऑपरेशन इज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द ड्रेनेज प्रोसीजर, ये करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट में हमारा सी आंसर चला जाएगा। ठीक, हाइपोक्लोरेमिक एल्कोलिसिस ये सही है क्योंकि HCl का लॉस हो रहा है, मैंने बता दिया आपको। बायोप्सी इसेंशियल है ना, मैलिग्नेंसी रूल आउट करने के लिए। मेडिकल थेरेपी हैज़ नो रोल, ये गलत है। मेडिकल थेरेपी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि एसिड सप्रेशन के लिए हम PPI वगैरह यूज़ करते हैं। ऑपरेशन, ठीक है, ये सही है। कुछ कुछ मैंने ट्रिक्स भी लिखे हैं, आप देखना चाहें, याद करना चाहें तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही मेरी वीडियो की खास बात है ना, कि नंबर 3 है ना, मसल रिलैक्सेंट विद क्विकेस्ट ऑनसेट है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्विकेस्ट ऑनसेट का मसल रिलैक्सेंट बताओ एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो उसमें। तो ये हमारा सक्सेनाइल कोलिन कह लो या फिर सक्सामेथोनियम, इसका रैपिड ऑनसेट होता है एंड फास्ट रिकवरी होती है। ठीक है, डीपोलराइजिंग एक होता है, नॉन, बाकी सारे क्या है नॉन डीपोलराइजिंग है तो वो स्लो होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू डीपोलराइजिंग। तो वैकोरोनियम, एट्राकोरोनियम, रोकोरोनियम ये सारे नॉन डीपोलराइजिंग है। वैकोरोनियम स्लो होता है, एक्स्ट्राकोरोनियम इंटरमीडिएट एंड ये क्विक ऑनसेट है ना, बट लेस कंपेयर टू सक्सेनाइल कोलिन और सक्सामेथोनियम। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, पेरिफेरली एक्टिंग, सेंट्रली एक्टिंग। पेरिफेरली एक्टिंग में न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, उनको ही फर्दर डिवाइड किया हमने, नॉन डीपोलराइजिंग और डीपोलराइजिंग है ना। नॉन डीपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं, तो उसमें लॉन्ग एक्टिंग में हमारे ट्यूबोकुरारिन, पेनकुरोनियम, डॉक्साकुरोनियम, पाइपकुरोनियम एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग में वैकुरोनियम, एट्राकुरोनियम, रोकुरोनियम, रपाकुरोनियम, सिसत्रकुरियम एंड शॉर्ट एक्टिंग में मिवाकुरियम। डीपोलराइजिंग में सक्सेनाइल कोलिन, सक्सामिथोनियम एंड डेकामिथोनियम। डायरेक्टली एक्टिंग में डेंट्रोलिन आता है। ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग की बात करें तो सेंट्रली एक्टिंग में मिफेंसिन कोजिनर, मिफेंसिन कॉन्जिनर्स आते हैं, ये कैरिसो प्रोडोल। ठीक है, इतना डिटेल्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। बेंजोडाइजिपिन में डायजिपिन वगैरह पता है ना। और एक गाबा माइमेटिक, गाबा हमेशा मतलब गाबा को बढ़ाते हैं तो इनहिबिटिंग एक्शन आता है, तो बैक्लोफेन यूज़ कर सकते हैं। सब मैं बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट इमेजिंग modality of choice for a 35-year-old lady, 35-year-old। तो हम पहली चॉइस क्या रखेंगे, कंप्लेन क्या है, प्रेजेंटिंग टू सर्जिकल इमरजेंसी में आई हो विद कंप्लेन ऑफ कॉलिकी पेन, कॉलिकी पेन के साथ राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो हमारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा, अपेंडिसाइटिस। लेकिन वो 35-year-old मेल भी है तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो इस है ना, पेन और वॉमिटिंग के साथ आई है सिंस 2 days, तो प्रेगनेंसी पे भी है ना डाउट जाएगा। तो हमें रूल आउट प्रेगनेंसी करने के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करना होता है। ठीक है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज में। तो आंसर तो ये चला जाएगा। ठीक है, यही कोई मेल होता तो हम कॉन्ट्रास्ट CT करते हैं ना, IOC होता है हमारा। अपेंडिसाइटिस का प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन जो हमें करनी चाहिए, रूटीन हमें फुल CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करना चाहिए एंड यूरिन एनालिसिस। सेलेक्टिव में हमें प्रेगनेंसी टेस्ट टू रूल आउट प्रेगनेंसी, यूरिया एंड
इलेक्ट्रोलाइट्स। हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर क्यों रहे हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी पेशेंट सेम कंप्लेंट के साथ आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसे फैलोपियन ट्यूब में अगर है तो वो हो सकता है कि वो राइट साइड, राइट फैलोपियन ट्यूब में है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन के साथ ये सेम प्रेजेंट करेगा। ठीक है। यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, सीआरपी चेक करेंगे एंड सुपाइन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ और अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है। और एट लास्ट कॉन्ट्रास्ट सीटी करना है। ठीक है। मेंटल स्कोर ये, ठीक है, ये डिटेल्ड हम बाद में करेंगे क्योंकि ये दैट विल बी लॉट ऑफ टाइम वेस्ट, है ना। आपको भी जल्दी खत्म करना है और मुझे भी जल्दी खत्म करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मल्लमपट्टी टेस्ट इज यूज टू फॉर असेसमेंट ऑफ, ये हमें पता है एयरवे एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। ये इससे हम विजिबिलिटी ऑफ ऑरोफारिक्स चेक करते हैं टू प्रिडिक्ट द ईज ऑफ इंट्यूबेशन। मल्लमपट्टी फाउलर पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है विद माउथ ओपन एंड टंग मैक्सिमली प्रोट्रूडेड विदाउट स्पीकिंग और सेइंग आ। ठीक है। जैसे कि हम देखने के लिए करते हैं तो कोई भी डेंटल कैरीज वगैरह तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है। 4 क्लासेस होते हैं। क्लास 1 इसमें हमें पिलर्स तक दिखते हैं। क्लास 2 में पिलर्स नहीं दिखते, ओनली सॉफ्ट पैलेट, यूविला एंड फॉसेस दिखते हैं। क्लास 3 में हमें फॉसेस विजिबल नहीं होते, सिर्फ सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला विजिबल होता है, ओनली बेस पार्ट ऑफ यूविला। एंड क्लास 4 में ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल। Next, question number 6. Consider the following: diabetes, hypertension, renal failure, jaundice. पोस्ट ऑपरेटिव डायलिसिस में रिस्क फैक्टर्स कौन सा है इनमें से? तो डायबिटीज़ होता है, रीनल फेलियर एंड जॉन्डिस होता है, हाइपरटेंशन का इज ऑड वन आउट। डायबिटीज़ में पुअर हीलिंग होगी तो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड डायलिसिस इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। रीनल फेलियर में भी अफेक्ट करता है हीलिंग को, एंड जॉन्डिस प्रोटीन डिफिशियंसी प्रेजेंट करेगा तो हीलिंग इसमें डिलेड होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 7, इफ faced with a surgical emergency in a child of 15-year-old for whom no consent is available for life-saving surgery, no time for seeking authority from someone, the next step should be। देखो इसमें ये पूछा गया है कि सर्जिकल इमरजेंसी में हमारे पास कोई बच्चा आया 15 साल का, हमारे पास टाइम नहीं है, है ना, लाइफ सेविंग सर्जरी करनी है और हमें कंसेंट और ये का टाइम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत सर्जरी करनी चाहिए क्योंकि हमारी ये ड्यूटी बनती है। ये एक इंसानियत के तौर पे भी बनती है वैसे ड्यूटी, लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है भारतीय न्याय संहिता 19 के हिसाब से किसी भी लाइफ सेविंग सर्जरी में हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को विदाउट कंसेंट। ठीक है। कोई भी लाइफ सेविंग इंटरवेंशन शुड नॉट बी डिलेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग information needs to be disclosed in order to establish valid consent for surgical treatment? Option 1, conditions and reason why it warrants surgery, हमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम सर्जरी। टाइप ऑफ सर्जरी हमें बताना है उसको अच्छे से, ये भी सही है। अनएक्सपेक्टेड हैजार्ड ऑफ प्रपोज्ड सर्जरी, ये भी हमें बताना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड हैजार्ड्स, है ना। एंड ऑप्शन 4, द सर्जिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द ऑपरेटिंग सर्जन, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये लोग बाग एक्सप्लेन करते हैं अपना नाम और अपनी ब्रांड को शो करने के लिए एंड अपनी एक्सपर्टीज को शो करने के लिए, बट इट डजेंट रिक्वायर। वी हैव टू एक्सप्लेन द पेशेंट ओनली कि हम सर्जरी क्यों कर रहे हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं एंड कौन सी टाइप की सर्जरी हम कर रहे हैं। हमें सारे ऑप्शन पेशेंट को देना चाहिए एंड दैट विल बी द डिसीजन ऑफ द पेशेंट, एंड एक्सप्लेन कि कौन सा टाइप की सर्जरी उसके लिए बेटर रहेगी, ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्जिकल डिपार्टमेंट ऑफ अ प्रीमियर मेडिकल कॉलेज कंडक्टेड अ स्टडी ऑन रेट्स ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन, द रिजल्ट्स ऑफ द वर नेगेटिव फॉर द proposed hypothesis. What should the department do with the result? Label them worthless? Not correct.
redo the study with a new hypothesis, incorrect. Report the negative result, it is correct, because हमें रिजल्ट कैसा भी हो, हम नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उसे रिपोर्ट करना है. दैट्स वाई स्टडी इज परफॉर्म फॉर दिस, है ना. Redesign the study and increase the sample size is also incorrect. We should only focus on the reporting whether report is positive or negative. Which of the following statement are correct regarding suture in surgery? Barbed suture has the advantage of eliminating the need of knots. ये सही है. Barbed suture में हमें नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैट्रिक्स सुचर, वर्टिकल मैट्रिक्स सुचर इवर्जन में मदद करते हैं. वहीं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सुचर की बात करें तो उसमें इन्वर्जन होता है. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ एजेस. सिल्क इज प्रेफर्ड फॉर सबक्यूटिकुलर सुचर. नो, सिल्क इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज वो टिश्यू रिएक्शन कॉज करता है एंड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है. तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 11. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग इन केस ऑफ हाइपोस्पेडियस is just proximal to the glands, and mnemonic for this to learn is in a easy way GHPSP. सबसे पहले glands, then head, and then penile and scrotal region. This is the diagram given in the love and belly. Glandular is the most common presenting position, and then coronal, penoscrotal, and this is the perineal part in which hypospadias may be present. जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी और टॉपिक का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, है ना. हाइपोस्पेडियस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ. हाइपोस्पेडियस एक कंजेनिटल एनोमली होती है जिसमें यूरेथ्रल ओपनिंग एबनॉर्मल साइड पे होती है, ऑन द वेंट्रल साइड, अंडर साइड. जैसा कि डायग्राम में दिखाया था, ये वेंट्रल साइड पर है ना. नीचे के साइड जो होगा वो वेंट्रल हो जाएगा एंड ऊपर का साइड जो हो जाएगा वो डोर्सल हो जाएगा. तो ऑन द वेंट्रल साइड यूरेथ्रल ओपनिंग इज प्रेजेंट. इसको अंडर साइड भी कह सकते हैं. मोस्ट कॉमन साइड इज जस्ट प्रॉक्सिमल टू द ग्लैंड्स. हाइपोस्पेडियस 1 in 300 मेल में होता है. 1 in 300 मेल लाइव बर्थ presents with hypospadias incidence. ये मोस्ट कॉमन congenital abnormality है of the urethral, where urethral opening is on the ventral side, ventral, ठीक है, ectopic side, and incomplete dorsal hood prepuce is present. It is classified granular, coronal, penoscrotal, and perineal, depends on the position of the meatus. Granular is ectopic meatus is placed on the glans part, glans penis, but proximal to the normal side of the external meatus. ठीक है. coronal की बात करें तो coronal it is the level of coronal sulcus, and penile hypospadias is on the underside of the penile shaft. Penoscrotal, this is penoscrotal at the level of penoscrotal junction. And perineal, ये rare and severe abnormality होती है. The scrotum is bifid and urethra opens into half. In children with severe hypospadias, it is considered disorder of sexual development that is usually associated with undescended testes and micro penis and hernia. Treatment will be for the hypospadias is the surgical for cosmetic region, and that's all. And circumcision is avoided in these patients because that perpetual skin may be required for future रिपेयर एंड रिवीजन. ठीक है, तो सर्कमसिजन इनमें अवॉइड करना चाहिए. ठीक है.
and what should be the age? The surgery should be performed before the age of 18 months. That's all. Next question. Which of the following about मिनिमल एक्सेस सर्जरी इज करेक्ट? मिनिमल एक्सेस सर्जरी जैसे कि अब हम लेप्रोस्कोप वगैरह सर्जरी में यूज़ करते हैं, कुछ तो सर्जरी ओपीडी बेसिस पे सर्जरी कर दी जाती है ना. इनमें मिनिमल एक्सेस मतलब हमें ज़्यादा बड़ा इंसिजन देने की ज़रूरत नहीं है, माइनर कट्स दिए जाते हैं, जिससे एक से लेप्रोस्कोप, एक से कैमरा एंड एक से हमारा इक्विपमेंट है ना. तो इससे क्या होगा कि हमारा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. इससे देखो मिनिमम इंसिजन दे रहे हैं तो जो वुंड साइज का है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो वुंड साइज डिक्रीज़ हो चुका है तो उससे इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं, वुंड इन्फेक्शन में, वुंड छोटा है तो इन्फेक्शन भी कम होगा, उसका डाइसेंस कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी, है ना. एंड जितना बड़ा वुंड होता है ना, उससे हर्निया के चांसेस मतलब एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड आउट करने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. तो हर्निया के चांसेस भी इसमें कम हो जाएंगे क्योंकि वुंड का साइज़ छोटा है. एंड हम इंसिजन कम देंगे तो नर्व इंजरी, नर्व इंट्रैपमेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे. एंड वुंड छोटा है तो वुंड पेन भी कम होगा, है ना. एंड पेशेंट इज मोबाइल इन फ्यू आवर्स. मैंने बताया जैसे कि ओपीडी बेसिस पे भी सर्जरी की जाती है कुछ, है ना. तो पेशेंट 2 to 3 आवर्स में इसमें यूजुअली फ्री हो जाता है. एंड डिक्रीज्ड वुंड ट्रॉमा एंड डिक्रीज्ड हीट लॉस. इसमें क्योंकि हम वुंड कम दे रहे हैं तो हीट लॉस के चांसेस भी कम होते हैं ना, क्योंकि इंसिजन हमारा छोटा है. ठीक है. एंड इम्प्रूव्ड विजुअलाइजेशन ड्यू टू द कैमरा. ठीक है. तो दीज आर द एडवांटेजेस. करेक्ट ऑप्शंस आर डिक्रीज्ड हीट लॉस, है ना, improved visualization with the help of camera, increased chances of herniation, no, this is incorrect, and improved mobility. So a correct answer will be first, second and fourth. That's all. Question number 13. The maximum safe dose of lignocaine as a local anesthetic drug is. Question number 13. The maximum safe dose for lignocaine without adrenaline as a local anesthetic drug is. ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि लव एंड बैली में इसका आंसर 3 mg/kg दिया था. एंड 5 mg/kg ये मैरो ने मार्क किया है, जो कोचिंग प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं. मैंने भी ये यूज़ किया था. एंड 7 mg/kg ये मैक्सिमम डोज होता है ऑफ लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन. करेक्ट आंसर इज 3 mg/kg. Without adrenaline 3 mg/kg will be the dose, and with adrenaline 7 mg/kg is the use. देखो हम कंबाइन करते क्यों हैं लिग्नोकेन को? देयर आर द एडवांटेजेस. ये प्रोलॉन्ग कर देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हास्टन द ऑनसेट ऑफ एक्शन, है ना. एंड परमिट करता है हायर डोज लिमिट्स. हम 7 mg/kg तक यूज़ कर सकते हैं. ठीक. तो वो समझ में आ रहा है ना कि नॉर्मली 3 mg/kg यूज़ कर रहे थे, लेकिन एड्रेनलिन के साथ 7 mg/kg, तो हायर द डोज लिमिट उसको ये परमिट करता है. एंड अदर लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में बात करें तो बुपिवाकेन, इसको हम 2 mg/kg यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशन कार्डियोटॉक्सिसिटी से एसोसिएटेड है. प्राइलोकेन 6 mg/kg विदाउट एड्रेनलिन एंड 9 mg/kg विद एड्रेनलिन. रोपिवाकेन 3 to 4 mg/kg. लिवोबुपिवाकेन इज 2 mg/kg. ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये याद करना, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए. 2, 3, 6 एंड 9. 2 में हमारा 2 से सेकेंड अल्फ़ाबेट, है ना, सेकेंड अल्फ़ाबेट बी. तो यहाँ लिवोबुपिवाकेन एंड बुपिवाकेन दोनों 2 mg/kg होता है. 3 mg की बात करें, 3 mg/kg, तो ये जैसा मैंने बताया लव एंड बैली के साथ है लिग्नोकेन विदाउट एड्रेनलिन हमारा 3 mg/kg यूज़ किया जाता है. एंड रोपिवाकेन R3 जैसा दिखता है, तो ये रोपिवाकेन. एंड 6 mg/kg प्राइलोकेन विदाउट एड्रेनलिन. एंड लिग्नोकेन
विद एड्रेनलिन इज 7 mg/kg एंड देन 9 पे प्राइलोकेन आ जाता है विद एड्रेनलिन, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट विद लिम्फ इडीमा। देखो लिम्फ इडीमा है ना, लिम्फ एक्यूमुलेट हो रहा है जिसकी वजह से इडीमा प्रेजेंट कर रहा है, इतना तो हमें नाम से समझ में आ रहा है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, इडीमा है तो पेशेंट स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, बर्निंग सेंसेशन उसमें होता है क्योंकि लिम्फ जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो फ्लूइड ओवरलोड की वजह से बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट होती है। एंड ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये हीट सेंसिटिव कर देता है, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड क्रैम्प्स ड्यू टू वो लिम्फ एक्यूमुलेट हो रहा है, लिम्फ फ्लो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से क्रैम्प्स प्रेजेंट करते हैं ना। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंसीज आर एसोसिएटेड विद लिम्फ एडिमा। देखो लिम्फ एडिमा, लिम्फ एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो वो कुछ मैलिग्नेंसी से एसोसिएटेड करता है, जैसे कि कापोसी सार्कोमा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में है ना, ये हमारा करेक्ट जाएगा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से भी एसोसिएट होता है एंड मैलिग्नेंट मेलोनोमा से भी। लेकिन ल्यूकीमिया एक ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें 40,000 है ना WBC काउंट इंक्रीज़ कर जाता है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना। अदर जो एसोसिएटेड हैं मैलिग्नेंसीज विद लिम्फेडिमा, बेसल सेल कार्सिनोमा एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा पोस्ट मैस्टेक्टोमी। लिम्फ एडिमा जो है उसको लिम्फेंजियोसार्कोमा कहा जाता है, और इस सिंड्रोम, इसका एक सिंड्रोम में नाम दिया है स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड टू क्लोज द रॉ एरिया आफ्टर द एक्सिजन ऑफ पाइलोनाइडल साइनस इन ऑर्डर टू अवॉइड मिड लाइन वुंड। तो इसमें देखो पाइलोनाइडल साइनस को हमने पूरा एक्सरसाइज आउट किया और मिड लाइन वुंड को अवॉइड करना है, तो इसमें 3 नाम आते हैं, लिम्बर्ग, जेड प्लास्टी एंड कैरिडेकिस, ये अलग से है ना। देखो सर्जरी कौन कौन सी करते हैं हम, या तो हम ले ओपन ऑल ट्रैक्स को ओपन आउट कर देंगे विद और विदाउट मार्सप्लाइजेशन, है ना, पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। एंड सेकेंड इज एक्सीजन विद और विदाउट प्राइमरी क्लोजन, है ना, पाइलोनाइडल से को एक्सरसाइज आउट कर दें। एंड थर्ड ऑप्शन इज एक्सीजन विद क्लोज दैम, तो क्लोज करने के लिए हम लिम्बर्ग प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, जेड प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, कैरिडेकिस प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। इसी पर ये क्वेश्चन था, है ना, कि लिम्बर्ग प्रोसीजर, जेड प्लास्टिक एंड कैरिडेकिस इज यूज टू क्लोज द excised पाइलोनाइडल साइनस विदाउट मिडलाइन डिफेक्ट। एंड अदर इज बेस्कॉम प्रोसीजर, है ना, ये काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगा तो इसलिए मैं रहने देता हूँ, है ना, इनको एक्सप्लेन करना। VY को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। VY हमारा ऑप्शन था। VY ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जिकल टेक्निक है जो कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, स्टेनोटिक एरियाज में यूज़ किया जाता है। Y इज फॉर ओपनिंग द वुंड, है ना, एंड V इज फॉर क्लोजिंग द वुंड, दैट्स ऑल। ये लव एंड बैली का मैंने लगाया है, वो मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अ 45-year-old लेडी प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ पेनलेस लंप के साथ प्रेजेंट कर रही है इन द राइट ब्रेस्ट since 1 month. On examination, lump is hard, 3 to 4 centimeter, 3 into 4 centimeters in size in the upper outer quadrant and is not fixed to the skin and underlying structure. Not fixed and size is less than 5, तो ये T2 चला जाएगा। एंड एक्सिला रिवील फर्म मोबाइल लिम्फ नोड्स, है ना, तो ये N1 है ना। एंड रेस्ट ऑफ सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज नॉर्मल, तो दैट इज M, ठीक है, नो मेटास्टेसिस। एंड क्लिनिकल स्टेज क्या हो जाएगा, T2 N1 MX, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन देखो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल पता होना चाहिए। अब ये जो टेक्निक है इतनी यूज़ नहीं की जाती, पहले मतलब यूज़ की जाती थी कि पहले क्या होता था,
कोई फीमेल पेशेंट आई तो हम ट्रिपल असेसमेंट करते थे, उसका हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता था। देन इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राफी करते हैं एंड बायोप्सी टू रूल आउट द मैलिग्नेंसी। इसका पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 99% से ज़्यादा होता था, है ना। लेकिन अभी जो मॉडर्न सर्जरी में हम क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी सस्पिशन है कि इसको कैंसर ब्रेस्ट हो सकता है तो हम उसे पेट सीटी के लिए भेज देते हैं। एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटास्टेसिस एंड वेरिएबल्स पे हम ध्यान देते हैं, जो कि लुमिनल ए, लुमिनल बी, HER2 ट्रिपल नेगेटिव, है ना, एट्सेट्रा। तो अब ये ट्रिपल असेसमेंट, इसका इतना रोल नहीं रहा है मॉडर्न सर्जरी में। लव एंड बेली में भी ये लिखा था कि मॉडर्न सर्जरी पेट सीटी इज यूजुअली यूज्ड एंड ऑफन ट्रिपल असेसमेंट विल बी यूज्ड। तो ये ट्रिपल असेसमेंट इतना यूज़ नहीं रहा है, ठीक है। स्टेजिंग, अब क्वेश्चन आया है तो इस पर स्टेजिंग को एक बार डिस्कस करना बनता है ना। TNM, टी मतलब ट्यूमर, है ना। तो इसमें साइज की बात करते हैं, ट्यूमर साइज की। N फॉर नोड्स, तो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, एंड M इज मेटास्टेसिस, है ना। तो X प्राइमरी, जब ट्यूमर नॉट असेस्ड, है ना, नॉट असेस्ड। T0 नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। IS इज इन सिटू में हमारा इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, इन सिटू पेजेट डिजीज, है ना। T1 ये लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है। इसको भी फर्दर डिवाइड किया है, T1A B C। T1A इज लेस देन 0.5, T1B इज 0.5 से 1 सेंटीमीटर, T1C इज 1 to 2 सेंटीमीटर, T2 2 to 5 सेंटीमीटर, एंड T3 मोर देन 5 सेंटीमीटर, P4 is the involvement of tumor of any size with chest wall or skin. It is further divided A, B, C, D. A is only up to chest wall. T4B is edema that involves the skin, looks like PDU orange, है ना. And T4C is T4A plus T4B is T4C, and T4D when it presents with inflammatory carcinoma. Now comes to N part, NX. Nodes cannot be assessed, है ना, N not, and no regional lymph node metastasis. N1 ipsilateral axillary lymph node involved. N2 ipsilateral axillary lymph node fixed to one another or to other structure. And 3 metastasis to internal memory lymph nodes, M0 and M1. No metastasis M0, and M1 is distant metastasis present. That's all about the TNM staging of breast carcinoma. Now comes to question number 18. Which of the following is considered gold standard for the diagnosis of esophageal motility disorder? Gold standard is manometry for the esophageal motility disorder. Motility refers to high resolution manometry will be the correct answer. ये मेजर करता है प्रेशर वेव्स, ठीक है. इट मेजर प्रेशर एंड इस कोऑर्डिनेशन ऑफ esophageal मसल्स, ठीक है. अदर ऑप्शंस फॉर एंडोस्कोपी रूल आउट अदर कॉजेज, लेकिन मोटिलिटी उससे नहीं पता कर सकते उसके लिए, ठीक है. एंड बेरियम, इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस दिखती है. मैनोमेट्री गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. एंड CECT फॉर मासेस एंड ट्यूमर, ठीक है. जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दिया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आई बटन से देख सकते हैं. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and share this video if you find this knowledge helpful. That's all.